नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षिता एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के पार्ट 2 की। इसके पहले हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर हमारा फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सो हम आज उसके आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है ये हमारा एनिशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, प्राचीन भारत का एक पार्ट है जो कि प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइस, हम आगे स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल परीक्षिता एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम जो हमारा लेक्चर है उसका एक सिस्टमेटिक व्यू देख लेते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है या हड़प्पा संस्कृति सभ्यता जो है, हम इसमें क्या क्या पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम हमारे फर्स्ट लेक्चर्स में हड़प्पा सभ्यता की खोज हमने देखा था किस प्रकार से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थर्ड अध्यक्ष थे जॉन मार्शल, उनकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा वाले प्लेस को खोजा था। फिर बाद में इसका किस तरीके से नामकरण किया गया था, क्योंकि पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और जनरली जितने भी उसके बाद स्थल खोजे गए सभी सिंधु घाटी या उसकी सहायक नदियों के किनारे पर मिले हैं, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। इसे सिंधु सरस्वती की सभ्यता भी कहते हैं और इसे प्रथम नगरीकरण सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि नगरों का सुविकसित विकास यहाँ पर देखा गया है। फिर हमने इसका विस्तार पढ़ा था, जो इसके जनरली जो जितने भी साइट्स इसके हमें मिले हैं तो उन साइट्स के बेस पर इसका विस्तार देखा था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ और इसके प्रमुख स्थल। ये 4 पॉइंट्स को हमने जो है डिस्कस किया था हमारे फर्स्ट लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट है साइट के ऊपर जो होता है प्री में भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर चीज़ कहाँ से मिली है या कहाँ पर होती है, और मेंस में भी यहाँ से जो होते हैं 3 मार्कर के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से करना है। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वैसे तो 2800 से भी ज़्यादा साइट्स है, लेकिन हमें मेजर 7 या 8 साइट ही पढ़ना रहती हैं। अब इसका जो काल निर्धारण है कि एक्चुअल में जब हमें सभ्यता दिखाई दी, खोजी गई, क्योंकि 1921 में खोजी गई थी, राइट, 20वीं सदी में इस को खोजा गया था, तो एक्चुअल में ये कब अस्तित्व में रहा था, तो इसके काल निर्धारण को हम देखेंगे, इसकी विशेषताएं हम देखेंगे। तो हम केवल आज इस वीडियो में 2 ही पॉइंट देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट्स है ये सारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस यहीं से कुछ जो होते हैं प्री के लिए भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि जब हम सांस्कृतिक इसका जीवन देखेंगे तो हम इसमें मोहर के बारे में पढ़ेंगे, और मोहर पूछ ली जाती है प्री में भी, कि जैसे कि पशुपतिनाथ वाली जो मोहर होती पर्टिकुलर की साइट से मिली थी, या वो क्या है, मोहर है या मूर्ति है या XYZ, कुछ भी ऑप्शन से हो सकते हैं। तो वैसे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हमने इसको हमारे लेक्चर 3 में इसको सारा को कवर किया है, जो भी बच्चे जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित। तो हम हमारे केवल 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका काल क्या रहा था, क्या ड्यूरेशन था। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए अलग अलग काल बताए हैं कि पर्टिकुलर इस BC से इस BC तक रहा था। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर BC का इंपॉर्टेंस बता देते हैं कि BC क्या होता है। BC को बोलते हैं बिफोर क्राइसिस। अगर जो ईसा मसीह हुए थे उसको उनके जो बर्थ हुआ था उसको हम 0 पे कंसिडर करें, राइट, ये 0 पे कंसिडर करें। और हम इधर की साइड जब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड पे, तो हम अभी 2021 में हम अभी चल रहे हैं, राइट। और जब हम इसके बैक पे जाते हैं 0 से इधर माइनस, मतलब मैथ्स में हम इस प्रकार से करते हैं, तो हम माइनस में जाते हैं, तो हम अगर बात कर रहे हैं जैसे पर्टिकुलर 3000, तो हम इसको कहेंगे 3000 BC, मतलब इस साइड पे आ रहे हैं तो हम उसके लिए BC यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइसिस। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता 3000 साल पुरानी थी, BC पुरानी थी, तो इसका मतलब हम आज से कितने समय की बात कर रहे हैं, तो 3 है उसको प्लस कर देंगे, यानी कि हम आज से लगभग 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, राइट, समझ गए होंगे आप। तो इसी प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है वो अलग अलग तरीके से डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो कि हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर जो है इतिहासकारों में मतभेद है, किंतु सर्वाधिक मान्य मत ही संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण जो है 3300 BC से 1700 BC तक माना जाता है। और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका जो काल निर्धारण है 3200 BC से 1700 BC के बीच माना जाता है। ठीक है,
और कार्बन डेटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट हम यही कहेंगे, हम बहुत सारे आपको बता रहे हैं लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कार्बन डेटिंग ही है, हमें इसे ही याद रखना है। कार्बन डेटिंग या तो इसको 2400 समझ लीजिए, 2400 से 1700 या 2350 से 1750 BC के बीच माना गया है, और यही हमें स्पेशली याद रखना, हम इसी को इम्पोर्टेंस देंगे। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका जो काल निर्धारण है वो क्या है, 2350 से 1750 BC के बीच का माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जनरली क्या होती है, इसकी 3 स्टेज थी। एक थी प्राद्य या प्राइमिटिव हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता ने अपने चरण रखे थे और ये विकास की ओर थी। फिर एक ही परिपक्व जब अपने शीर्ष पर थी अपनी हर प्रकार से नगरीकरण को लेकर, और फिर इस प्रकार से जब इसका जो है विघटन होना स्टार्ट हो गया था, तो हम इसे उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता कहेंगे। तो 3 स्टेजेस होती है, 1, 2 देन 3। तो यहाँ पर हम परिपक्व की अवस्था की बात कर रहे हैं क्योंकि यही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति से इसका जो काल निर्धारण है वो 2350 से 1750 BC माना जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जॉन मार्शल की। तो जॉन मार्शल ने बताया है 3250 से 2750। वैसे आपको ये सभी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि MPPSC कुछ भी पूछ सकता है। पर्टिकुलर वो किसी वैज्ञानिक का नाम देके पूछ सकता है कि बताइए इसके अकॉर्डिंग क्या था, राइट। इसलिए हमें यहाँ पर ये चीज़ें जानना और हमारे नोट्स में शामिल करना काफ़ी ज़रूरी है। तो जॉन मार्शल का याद रखिएगा। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 BC के बीच बताया है। इसी प्रकार माधव स्वरूप वत्स जिन्होंने दयाराम साहनी के साथ मिलकर हड़प्पा सभ्यता के स्थल को खोजा था, तो इनके अकॉर्डिंग जो है 2700 से 2500 BC के बीच रहा है। सी गेट के अनुसार 2350 से 1700 BC, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1700 BC, फेयर सर्विस के अनुसार 2000 से 1500 BC, NCERT बोलती है 2500 से 1800 BC, लगभग कार्बन डेटिंग वाला ही है। और DP अग्रवाल के अनुसार 2300 से 1700 BC, और गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, क्रेमर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की देन है। वो इन वैज्ञानिकों ने कहा था कि मेसोपोटामिया से ही ये बनी है, हालांकि हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। देन तो हमने इसका काल निर्धारण पढ़ा। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में क्यों हम इसे इतना याद करते हैं और क्या इसकी ऐसी खास बात थी जो आज के वर्तमान स्वरूप में भी देखने को मिलती है। मतलब जैसे कि सपोज हम सभी लोग गाँवों का के बारे में हमने देखा है, और अब हमने, क्योंकि हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंक्लूड हो चुके हैं, कंप्यूटर वाले युग में रह रहे हैं, और शहर भी हमने देखे हैं, तो हम ऐसा सोचते थे कि विकास कुछ इस तरीके से हुआ, स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से विकास हुआ है और आज हम यहाँ पर टॉप पर हैं, राइट। मतलब एक क्रमिक रूप से हुआ है। लेकिन जब हम हड़प्पा सभ्यता को कहीं साल पीछे पाते हैं तो हम देखते हैं कि वो भी एक स्टेज ऐसी थी जब प्रोग्रेस काफ़ी हाई थी। ठीक है, नगर उनके काफ़ी सुव्यवस्थित थे, उन्हें चीज़ों का ज्ञान था, वो एक प्रकार की लिपि भी यूज़ करते थे, शहरों में रहते थे, नगरीकरण था। और फिर बाद में बीच में पता नहीं क्या हुआ कि ये चीज़ें लुप्त हो गई और गांव हमें देखने को मिले। तो इसके बारे में तो हम आप समझ गए होंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता को देख रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो थी इसका नगर नियोजन, राइट, इसका नगर नियोजन, और इसीलिए हम इसे इसको फर्स्ट नगरीकरण सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी साइट्स मिले हैं, स्पेशली जो इसके बड़े साइट्स होते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, चंदूदड़ो, जब इनके बारे में विस्तृत रूप से देखा गया, समझने की कोशिश की गई, तो ये देखा गया कि इसके जो नगर होते हैं बेसिकली 2 पार्ट्स में बटे थे। एक इस प्रकार से, अभी समझाने के पर्पज से बता रहे हैं, ये वाला पार्ट जो छोटा था, क्योंकि पश्चिम दिशा में है इसलिए हम इसको बोल सकते हैं पश्चिमी टीला, और ये ऊंचाई पर रहते थे। ठीक है, ये ऊंचाई पर रहते थे, जिसको कि दुर्ग नाम दिया है, वैज्ञानिकों ने इसे दुर्ग नाम दिया है। और जो ये वाला जो क्षेत्र होता था जो पूर्व दिशा में होता था, ये नीचे होता था और काफ़ी बड़ा होता था। तो ऐसा मानते थे कि नीचे वाला जो है काफ़ी बड़ा है और नीचे है, ये शायद संभवतः साधारण लोगों का रहा होगा, सामान्य जनता का रहा होगा, जो इसमें नागरिक, व्यापारी, कारीगर, श्रमिक, इस प्रकार से लोग रहते थे। और जो पूर्वी जो टीला है जैसे राजधानी होती है, इसी प्रकार से इसका महत्व होगा, और यहाँ पर विशेष प्रकार के प्रशासनिक लोग रहते होंगे, जिसे कि दुर्ग कहा। और जो दुर्ग होता है इसे एक रक्षा प्राचीर से भी घेरा जाता था, जो प्रोटेक्टिव वॉल से भी इसको कवर किया जाता था। संभव तो यही माना जाता था कि ये सबसे खास हिस्सा होता था, इसीलिए इसे प्रोटेक्टिव जो वॉल से कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दुर्ग है। तो नगर में क्या था कि प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले।
पूर्वी टीले में सामान्य नागरिक, व्यापारी, कारीगर और श्रमिक रहते थे, ऐसा हम मानते हैं। पश्चिमी टीले, जिसे दुर्ग भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी टीले दुर्ग भी कह रहे हैं, में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन और अन्नागार थे। मतलब अभी हम जब आगे पढ़ेंगे कि सार्वजनिक भवन मिले हैं, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला है, वृहत स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, तो ये मैक्सिमम, और हड़प्पा भी मिला है, तो ये कहाँ पर है? पश्चिमी हिस्से में ही है, दुर्ग में ही है। जो पश्चिमी टीला है ये रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला नहीं, राइट। पश्चिमी टीला हमने अभी आपको समझाया है कि ये रक्षा प्रोटेक्टिव वॉल से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला नहीं होता था। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी था, जो चंदूदड़ो है, जो वर्तमान में फिलहाल सिंध नदी के लेफ्ट में पाकिस्तान में पड़ता है। चंदूदड़ो में जो पश्चिमी टीला है वो रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा था। अब जो भी इसका रीजन रहा हो तो वो हमने देखा है। अब जो नगर जो था, इसका मुख्य मार्ग जो थे वो क्या थे? इस प्रकार से उसके मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण पर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। जनरली आपने गाँव में देखा होगा तो टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस समय देखिए आप एकदम सिस्टमेटिक तरीके से समकोण पर काटते थे। नगरों में उत्तम जल की व्यवस्था थी, जल की निकास की भी व्यवस्था थी। सड़कों के किनारे ग्रिड पद्धति पर नाली की व्यवस्था थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे, और भवनों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उनका आकार क्या होता था? उनके आकार का अनुपात होता था 4:2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और फर्श प्राय कच्चा होता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल साइट्स की, जो कि हमें विभिन्न जो हड़प्पा साइट से वहाँ पर मिली है। तो उसी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, या हम इसको बोलते हैं ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब खुदाई करी तो इस प्रकार से कितना सुंदर है, देखिए कितना सिस्टमेटिक लग रहा है सब कुछ। ये है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ। अब इसे ग्रेट बाथ की संज्ञा दी गई है। अब ईश्वर जाने कि उस समय वो इसका यूज क्यों करते थे, लेकिन यहाँ पर जो पानी निकासी की व्यवस्था देखी गई है, नाली की व्यवस्था देखी गई, तो उस तरीके से यही अंदाजा लगाया गया है कि ये जरूर कोई वृहत स्नानागार जैसे स्विमिंग पूल होते उस तरीके से शायद रहा होगा। तो आप देख लीजिएगा इसको। अब हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो है का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, ये जलाशय दुर्ग के टीले में है। अब यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है दुर्ग के टीले में, इसका मतलब क्या है? हमने आपको बताया था कि दुर्ग में 2 हिस्से होते हैं, एक पश्चिमी हिस्सा होता है और एक पूर्वी हिस्सा होता है। पूर्वी हिस्सा बड़ा होता है और ये छोटा होता है, तो हमने पश्चिमी हिस्से को नाम दिया था दुर्ग का। तो ये इसका मतलब क्या है कि मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बात है वो मोहनजोदड़ो में मिला है, और ये यहाँ पर पश्चिमी वाली साइड पर है, राइट, पश्चिमी वाली साइड पर, यानी कि दुर्ग में है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 11.88 मीटर, 7.01 मीटर इसका चौड़ाई है, और 2.43 मीटर इसकी गहराई है। और यह जो शेप में है आयताकार है, यह चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के ताल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। इसके किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया है। देखिए उस समय ईंटों को, हमको पता है पक्की ईंटों का यूज करते थे, तो उसमें जिप्सम और गारे का यूज करके उसको जो है वाटर प्रूफ बनाने की कोशिश की गई थी, तथा इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिसमें से एक बड़ा कुआं भी था। अब इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो का अनाज कोठा। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो आप ग्रेट बात के बारे में बहुत पढ़ेंगे, राइट। अब अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो आप डेफिनेटली ग्रेट बात पे आपका दिमाग जाएगा, लेकिन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है जो उसका अनाज कोठार है। अनाज कोठार क्या होता है? तो ऐसा माना जाता है कि उस समय जो वहाँ के लोग थे वो अनाज को स्टोर करके रखते थे, काफ़ी बड़े क्वांटिटी में अनाज को स्टोर करके रखते थे, तो उसी को अनाज कोठार नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन में भी अनाज कोठार देखे गए हैं, अनाज भी मिले हैं, तभी से अनाज कोठार की संज्ञा दी गई है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो वो है अनाज कोठार, और इसकी लंबाई है 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। इसी प्रकार के हड़प्पा के दुर्ग में भी 6 कोठार मिले हैं। इसके फर्श की दीवार में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, और कालीबंगन में भी इस प्रकार के अनाज कोठार देखे गए हैं। अब हम मोहनजोदड़ो को गृह स्थापत्य देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसके घर बने हुए रहते थे। तो जो मोहनजोदड़ो है का निचला शहर जो था आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कहीं एक आंगन पर केंद्रित होते थे, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ये मेन गेट है, लेकिन यहाँ पर आसपास कमरे बने हुए और बीच में आंगन है। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक भवन देखे गए हैं। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था,
और जिसकी नालियां दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। कुछ घरों में दूसरे या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। कई आवासों में कुएं भी थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जा सकता था। मोहनजोदाड़ो में 700 कुएं मिले हैं। अब जो बनावली हरियाणा में जो प्लेस है उसमें सड़कों और मोरियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगन में नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे मिले जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। हड़प्पा में पकी हुई ईंटों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर स्पेशली कुछ पॉइंट्स कुछ साइट्स देखे थे। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर कि आखिर में क्या मानते हैं, किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ और आखिर में सभ्यता कहाँ चली गई। पतन तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम उद्भव को देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव क्या है, तो 1921 से लेकर अब तक 2800 से भी अधिक स्थलों की खोज हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसकी उत्पत्ति को लेकर विवाद है। क्यों? क्योंकि साहित्यिक स्रोत की अनुपलब्धता है, मिले ही नहीं है, और जो मिले हैं तो उनको हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। क्षैतिज खुदाई का अभाव रहा है। तो इसी प्रकार से हम एकदम प्रॉपर वे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अवशेष हमें घरों के मिले हैं, जो वहाँ से हमें सामान मिले हैं, उसके बेस पर हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में 3 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है विदेशी आकस्मिक मेसोपोटामिया सुमेरियन उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी मतलब ऐसा माना गया है कि यहाँ की विदेश से जो सभ्यता थी वो वहाँ से लोग अचानक, आकस्मिक मतलब अचानक आए हैं और उन्होंने यहाँ पर एक नवीन सभ्यता का विकास कर दिया। और जनरली वो लोग कौन थे? मेसोपोटामिया के थे। जो दजला फरात नदी के किनारे पर सभ्यता मिली है वहाँ के थे, इसीलिए इसको मेसोपोटामिया कह दिया गया है। इसी प्रकार से सेकंड जो है आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत है, और तीसरा है देशीय क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। तो हम सबके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विदेशी आकस्मिक, या हम कहें कि आकस्मिक मेसोपोटामिया और सुमेरियन उत्पत्ति का सिद्धांत। तो यहाँ पर किन वैज्ञानिकों ने सपोर्ट किया है, आपको ये बहुत ज़रूरी है, फिर से बता रहे हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। अब जो आपने पीएससी 2020 का पेपर भी देखा होगा तो पर्टिकुलर उन्होंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं कि जो है वैज्ञानिकों के, इतिहासकारों के नाम दे दिए और बताइए किसने कहा था या किसने इसका सपोर्ट किया है। तो आपको यहाँ पर ये नेम याद रखने हैं। तो अगर हम बात करें कि गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, क्रेमर और डीडी कोशाम्बी, जो 4 वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये वाला जो है थॉट कंसिडर किया है कि आदि इतिहासकार जो है हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में विदेशी प्रभाव को स्वीकार करते हैं। और इस मत के अनुसार मेसोपोटामिया सभ्यता जो है मिस्र सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही मूल के थे। क्या बोल रहे हैं वो कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो मिस्र की सभ्यता थी, जो नील नदी के किनारे मिली थी, और जो हड़प्पा सभ्यता है, बेसिकली क्या है, एक ही मूल के थे। चूंकि मेसोपोटामिया सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, अतः मेसोपोटामिया से ही एक जन समूह आया होगा। कहाँ पर? मिस्र होते हुए भारत आया तथा यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार एक नवीन सभ्यता की नींव डाल ली। ठीक है, इसीलिए इसको मेसोपोटामिया कंसिडर किया। उन्होंने क्या तर्क दिए उन्होंने इस बेस पे? तो उन्होंने कहा कि दोनों ही नगरीय सभ्यता थी, दोनों ही सभ्यता के लोग ईंट, मोहर, चौक निर्मित है। ओके, ये चौक निर्मित है, दोनों ही क्या है, चौक निर्मित मृतभांड, अन्नागार व लिपि का प्रयोग करते थे। दोनों ही सभ्यता से जो प्राप्त गढ़ी में समान संरचना की शहतीर का प्रयोग किया गया है। बलूचिस्तान से प्राप्त टीलों की संरचना मेसोपोटामिया से प्राप्त जियोट मंदिर के समान थी। ठीक है, किंतु सूक्ष्म अवलोकन के बाद इसमें स्पष्ट अंतर भी नजर आता है। वैसे उन्होंने तो इसके तर्क दे दिए, लेकिन स्पष्ट अंतर भी आता है। क्या अंतर था? कि दोनों के नगरीकरण में अंतर था। हड़प्पा के नगर अधिक सुव्यवस्थित थे, राइट। जो हड़प्पा के नगर थे वो क्या थे? ज्यादा सुव्यवस्थित थे। हड़प्पा सभ्यता के भवनों में पक्की ईंटों का, अब यहाँ पर वही वाली बात आ गई कि हड़प्पा सभ्यता है जो यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें थी उसका एक बहुत बढ़िया रेशो उन्होंने रखा था, 4:2:1, यानी कि लंबाई 4 थी, चौड़ाई 2 थी और ऊंचाई उसकी 1 थी। हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः वर्गाकार, आयताकार मोहरों का प्रयोग किया जाता था। हम अभी कभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसकी फोटोज बताएंगे कि जो हड़प्पा है उसमें क्या इस प्रकार से वर्गाकार मोहर रहेगी या आयताकार रहेगी। ठीक है, अभी जैसे कि हम यदि कॉइन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ के कॉइन कैसे होते हैं? गोल होते हैं। ठीक है, नोट होते हैं रेक्टेंगल होते हैं, आयताकार होते हैं। लेकिन उस समय जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें दिखी है वो वर्गाकार होती थी और आयताकार होती थी, जबकि मेसोपोटामिया में क्या है, बेलनाकार मोहरों का प्रयोग किया जाता था। ये डिफरेंस रहा है
कि दोनों ही सभ्यता में मृत भांडों में अन्नागारों में अंतर है। हड़प्पा सभ्यता में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज किया जाता था। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मतलब यहाँ पर भाव चित्रात्मक लिपि थी, चित्र के थ्रू, जैसे इस प्रकार से शेप बना दिया मछली का तो उसका पर्टिकुलर उनकी नज़रों में कुछ और मीनिंग था, और भी कई सारे चित्र बनाए हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, जबकि मेसोपोटामिया में कुनिफॉर्म स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता था और अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा से मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत। तो जो बीबी लाल है, SR राव है और जगपति जोशी, TN रामचंद्र आदि इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में आर्य उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया है। और क्या तर्क दिया है कि दोनों ही सभ्यता का केंद्रीय क्षेत्र एक ही था, मतलब ये भी सिंधु घाटी पे सभ्यता थी, और हमको पता है कि जो वैदिक कल्चर है, जो आर्य है, वो भी सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश मतलब जो 7 नदियां हैं, सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, यहाँ पर जो है वैदिक कल्चर, ऋग्वेद लिखा गया है, वैदिक कल्चर और उसके बाद के ग्रंथ, मतलब वो लोग यहाँ पर रहते थे और ये लोग भी यहीं पर रहते थे। लेकिन दोनों की ही में प्रकृति पूजा होती थी, ठीक है, और दोनों में ही घोड़े और फायर अल्टर्स के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और आर्यों के देवता इंद्र दुर्गों के देवता थे। हड़प्पा में भी दुर्गों का महत्व था। हमने देखा है, हमने पश्चिमी टीलों को दुर्ग का नाम दिया है और आर्यों में इंद्र का जो है 250 बार उल्लेख किया गया है और इंद्र को पुरंदर कहा गया है। तो इस तरीके से तर्क दिए, लेकिन कुछ विशेष अंतर भी आए हैं। देखें क्या है कि नवीन खोजों से पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जो है सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र था, ठीक है। हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक कल्चर जो था ग्रामीण था। हड़प्पाई समाज मात्र सत्तात्मक था, जबकि वैदिक समाज पितृ सत्तात्मक था। हड़प्पा समाज में हमने देखा है कि मात्र देवी की मूर्तियां मिली अधिक संख्या में, तो हम मान सकते हैं कि मात्र सत्तात्मक था। वेदों में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। वैदिक काल में लोहे के संख्या मतलब लोहे के अस्त्र शस्त्र और मिले हैं, लेकिन उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि प्रचलित थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। इसी प्रकार से देसी को क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत हम देखते हैं, जिसे दिया है फेयर सर्विस और रोमिला थापर, अमलानंद घोष और DP अग्रवाल ने। अब जो देसी के क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसका अर्थ ये है कि एक क्रम से जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। हड़प्पा सभ्यता एक देसी सभ्यता थी जिसका विकास 3000 वर्षों में से भी अधिक समय तक चली क्रमिक प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है। और इन इतिहासकारों के अनुसार बलूचिस्तान स्थित मेहरगढ़ स्थित अमरी और कोट दीजी तथा सोठी राजस्थान जैसे पाक हड़प्पाई संस्कृतियों के क्रमिक विकास से ही हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्वरूप अस्तित्व में आया है। तो ये हमें जो है याद रखना है। तो देसी या क्रमिक किस प्रकार से इसका विकास हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है ये ख़त्म होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर आज केवल 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। एक हमने किया है काल निर्धारण और एक हमने किया है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं देखी और इसके प्रमुख सिद्धांत देखे। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पतन के रीजंस देखेंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देखेंगे, इसकी मोहरें देखेंगे, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति क्या है, पशुपतिनाथ क्या है, और जो भी कुछ बच रहा है हमारे इन 2 वीडियोस में उसके बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 जो हमारा चैनल है जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी, आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।